श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डेरिवेशन बेस्ड ऑन द क्लासिकल वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैन बी derived from the classical wave equation as well as from the third postulate of quantum mechanics। तो इसको ड्राइव करने के दो तरीके होते हैं। हमारा जो फाइनल इक्वेशन है वो हमेशा सेम हुआ करेगी, लेकिन इसकी डेरिवेशन का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होता है। Now, though the two routes may appear completely different, the final result is just the same, indicating the objectivity of the quantum mechanical system। कि हमारा जो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, हम उसको किसी भी रूट से अचीव करना चाहें या कैलकुलेट करना चाहें तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है। इट मीन्स कि वो हमेशा सेम रहता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता कि हमने मेथड कौन सा यूज़ किया है। आफ्टर द फेलियर ऑफ द बोहर्स एटॉमिक मॉडल टू कंप्लाई विद द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बोहर का एटॉमिक मॉडल एक काफ़ी प्रोफाउंड मॉडल था जिसने एटम का एक नक्शा बयान किया, कि जो प्लानिटरी मॉडल था वो बयान किया कि जो न्यूक्लियस में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स वगैरह होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में सफ़र करते हैं। लेकिन हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक और जो डी ब्रोगली ने ड्यूल कैरेक्टर ऑफ लाइट एंड मैटर को प्रपोज किया, उसकी बेस के ऊपर जो बोहर का मॉडल है वो थोड़ा सा फेल हो गया। मतलब हमें नहीं पता था कि जो हमारा उसमें एनर्जी पाई जाती है इलेक्ट्रॉन में वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें जो ड्यूल कैरेक्टर है वो किस तरह से मौजूद होता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए एन ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट एरविन श्रोडिंगर developed his legendary equation by making the use of wave particle duality and classical wave equation। तो उसने वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी को भी यूज़ किया और क्लासिकल वेव इक्वेशन के साथ मिलाकर उसने अपनी इक्वेशन ड्राइव की किसी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हम इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का नाम देते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व, कंसिडर वेव ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रिंग अलोंग द एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी v। तो हमारे पास कोई वेव है, ठीक है, ये वेव एक्स एक्सिस के ऊपर ट्रेवल करती है और इसकी वेलोसिटी क्या होगी v। हम जानते हैं कि इसकी वेवलेंथ लैम्डा के तौर पर शो होती है, ठीक है। इट कैन बी क्लियरली सीन दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एट एनी टाइम t इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x। कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा इसका एम्पलीट्यूड भी चेंज होता है, कि यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड और है, यहाँ पर और होगा, तो जब पोजीशन और चेंज होती है तो इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पर आ जाता है। तो इसका एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एंड द इक्वेशन फॉर वेव मोशन कैन बी फार्मुलेटेड एज बिलो, वाई ओवर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर डबल डेरिवेटिव है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 ओवर वी स्क्वायर और डबल डेरिवेटिव वाई ओवर टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी स्क्वायर। देयरफॉर वी कैन से दैट वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एज वेल एज टी। तो वो टाइम के ऊपर भी डिपेंड करता है और वो एक्स के ऊपर या पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर वाई क्या है, बेसिकली इसके एम्पलीट्यूड है, ठीक है। नाउ क्योंकि हमारा जो फंक्शन वाई है वो एक्स और टी दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम इसके खास इक्वेशन बनाते हैं वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ डैश टी, वेर एफ एक्स एंड एफ नॉट टी आर द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स एंड द टाइम रिस्पेक्टिवली, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। द नेचर ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स कैन बी अंडरस्टूड बाई टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ ए स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव। तो अब हम जो फंक्शन एफ एक्स है जो कि पोजिशन के अकॉर्डिंगली होता है, हम उसको स्टैंडिंग वेव के हिसाब से देखेंगे। A standing wave is created in a string fixed between 2 points with the wave traveling in one direction। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वेव हो, हम इसको दोनों साइडों से जो है वो स्ट्रेच कर दें, तो वेव एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करेगी और वो एक डायरेक्शन में मूव करेगी। व्हेन स्ट्राइक द अदर एंड, जब वो दूसरे एंड से स्ट्राइक करेगी, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी बट इन नेगेटिव एम्पलीट्यूड। तो इसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और वो सेम वेलोसिटी के साथ जो है वो बैकवर्ड मूव करना शुरू कर देगी। तो ये हमारे पास स्टैंडिंग वेव की प्रॉपर्टीज होती हैं। सो दिस वुड क्रिएट वाइब्रेशंस इन दैट स्ट्रिंग विद और विदाउट नोड्स डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी इनकॉर्पोरेटेड। तो हमारे यहाँ पर जब ये दोनों एंड पर फिक्स होगी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ नोड्स बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक नोड है, ये हमारे पास दूसरी नोड होगी, ये उसके बाद तीसरी नोड है, कुछ इस तरह से। तो हमारे पास पूरी वेव में या पूरी लेंथ ऑफ वेव में कुछ नोड्स पैदा होती हैं और इन नोड्स की तादाद डिपेंड करती है हमारी फ्रीक्वेंसी के ऊपर।
we can create fundamental node which is the zero first node or the second node just by changing the vibrational frequency। तो जैसे हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स भी वैसे ही चेंज होते रहेंगे। तो नंबर ऑफ नोड्स डिपेंड करती हैं हमारी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। द नेचर ऑफ दे स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव कैन बी अंडरस्टूड मोर क्लियरली बाय द डायग्राम बिलो। तो जैसे कि हमने ये डायग्राम बनाई है आप इसको यहाँ से ईजिली देख सकते हैं। The mathematical description for such a wave is given as function it will be the function of time और ये हमारे पास होगा a sin 2 pi vt। यहाँ पर a is the constant, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड को जो है वो शो करता है और v हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन है और t यहाँ पर टाइम है और ये फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है हमारे पास। Now putting the values of the f naught t from equation 15 in the equation 14। तो लास्ट स्लाइड में हमने इक्वेशन पढ़ी, वहाँ पर जब हम इसको इनपुट करते हैं देन वी कैन गेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स था और जो एफ टी का फंक्शन है उसकी बेस के ऊपर उसकी जगह पर हमारे पास आया a sin 2 pi vt। जब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो यहाँ पर डेरिवेटिव एक विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा और इसकी सिंपल डेरिवेशन जब साइन की डेरिवेशन करते हैं तो वो कॉस में कन्वर्ट होता है और इसके अंदर जो भी कॉन्स्टेंट्स वगैरह होते हैं वो इसके बाहर आ जाते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल जो है वो डिफरेंशिएशन होती है। अब इसी इक्वेशन को जब मैं डबल डिफरेंशिएट करता हूँ, मतलब कि दोबारा से डिफरेंशिएट करता हूँ, तो मेरे पास आएगा डबल डिफरेंशिएटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी। और जब कॉस से मैं दोबारा साइन में जाता हूँ, मतलब जब साइन का कॉस के मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो वो साइन के इक्वल था माइनस साइन के। तो यहाँ पर जो इक्वेशन आएगी सिंपल मैथमेटिक्स से, जैसा कि हम जानते हैं कि माइनस एफ एक्स, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और डेरिवेटिव हमारा कॉस के ऊपर है। यहाँ पर जो दो वेरिएबल्स थे, ये दो वेरिएबल्स हैं, वो यहाँ से इक्वेशन से बाहर आकर दो से मल्टीप्लाई होगा, पाई से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, वी से, ठीक है, और इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास था a sin 2 pi vt, ये तो दोबारा से उसी के बराबर हो गया जो कि हमने स्टार्ट के ऊपर लिया हुआ था f नॉट t के। तो डबल डिफरेंशिएटिव के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो -4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर और हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन थे वो वैसे ही यहाँ पर आ गए हैं। नाउ हम इक्वेशन 14 को अब विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करेंगे। इक्वेशन 14 हमारे पास यहाँ पर ये वाली गिवन थी y इज इक्वल टू एफ एक्स और मल्टीप्लाई बाई एफ नॉट टी। तो जब हम इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करते हैं तो हमारे पास आता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू एफ नॉट टी विद द फंक्शन ऑफ t मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। जब हम इस इक्वेशन को दोबारा से डेरिवेट करेंगे तो मतलब कि हमने इस इक्वेशन 14 का डबल डेरिवेटिव लिया, तो डबल डेरिवेटिव के साथ की वजह से हमारे पास जो इक्वेशन आई वो ये वाली है, डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू एफ नॉट टी मल्टीप्लाई बाई डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। नाउ क्योंकि हमने अब इसका भी डबल डेरिवेटिव हासिल कर लिया है, नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 19 एंड 21 इन इक्वेशन 13। तो हमारे पास जो इक्वेशन 13 मौजूद थी जो कि यहाँ पर गिवन है, तो हम इसके ऊपर वहाँ पर इसकी वैल्यू को इनपुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आएगी एफ नॉट टी मल्टीप्लाई बाई डेल्टा स्क्वेयर एफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ये यहाँ पर दोनों की वैल्यूज इज इक्वल टू 1 ओवर वी स्क्वेयर इंटू -4 पाई स्क्वेयर वी स्क्वेयर एफ एक्स इंटू एफ नॉट टी। जब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये क्वेश्चन ये वाली आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो एफ नॉट टी है वो इधर एफ नॉट टी से काट जाएगा, ठीक है, ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे से काट आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इनमें से जो एक है वो हमारे पास वेलोसिटी की टर्म है, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी की टर्म नहीं है, ठीक है, सॉरी ये वाली हमारी वेलोसिटी है, ठीक है, और ये वाली हमारी फ्रीक्वेंसी, इस वजह से ये दोनों काट आउट नहीं हुए। ओनली अपॉन द कोऑर्डिनेट एक्स, ठीक है, तो बेसिकली ये वाली हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, ठीक है, और ये हमें सिर्फ एम्पलीट्यूड को शो करती है ओनली ऑन द कोऑर्डिनेट एक्स, के ये सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करती है,
ये टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मतलब अगर हमें सिर्फ कोऑर्डिनेट्स का पता हो तो सिर्फ कोऑर्डिनेट को देखकर हम उसके एम्पलीट्यूड का पता लगा लेते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई लैम्डा, ठीक है, तो वी विल बी इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। द वेलोसिटी ऑफ द वेव कैन आल्सो बी रिप्लेस्ड तो बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। यहाँ पर बेसिकली हम इसको रिप्लेस करते हैं v इज इक्वल टू वी लैम्डा, ठीक है, या जिसको हम कह सकते हैं कि c इज इक्वल टू वी लैम्डा। तो यहाँ पर जब हमने इसको रिप्लेस किया तो इसका स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये वाली ओरिजिनल टर्म हमारे पास स्क्वायर में थी। तो जब हम इसको दोबारा से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे ये जो वी स्क्वायर है जो कि अब फ्रीक्वेंसी है वो दोनों फ्रीक्वेंसी से कट आउट होगी, और यहाँ पर नीचे आ गया लैम्डा स्क्वायर। द सिंबल ऑफ एफ एक्स कैन बी रिप्लेस बाय द पॉपुलर साई साइन एंड द सिंपली साइन। तो यहाँ पर एफ एक्स का सिंबल है जो कि बेसिकली फंक्शन है। अब क्योंकि हम वेव के साथ डील कर रहे हैं तो हम इसको वेव फंक्शन के सिंबल के साथ रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ये वाली, जहाँ पे हमने सिर्फ एफ एक्स को इस साइन के साथ एक्सचेंज किया हुआ है। आल्सो वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। एच यहाँ पर क्या है, वो प्लांक्स का कॉन्स्टेंट है, एम यहाँ पर मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या किसी भी चीज़ का मैस है, और वी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये वाली हमारी इक्वेशन बनेगी डेल्टा स्क्वायर ओवर डेल्टा एक्स स्क्वायर और विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन वाई विल बी इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करने से हमारे पास ये वाली थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, ठीक है। और इसको मज़ीद सिंपलीफाई करने से जब यहाँ हम इस सारे टर्म को इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये दोनों टर्म इक्वल होंगे ज़ीरो के। ये सिंपल मैथमेटिक के साथ हमने इसको सिंपलीफाई किया हुआ है। सो एज द टोटल एनर्जी इज सिंपली द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो जब हमने अज्यूम किया कि वो स्टैंडिंग वेव है या कोई भी सिस्टम है तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो सम होता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। सो वी कैन से दैट E विल बी इक्वल टू एम वी स्केयर प्लस वी। तो यहाँ पर ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जिसको हमने V से शो किया हुआ है, और काइनेटिक एनर्जी का हम फार्मूला जानते हैं 1/2 एम वी स्क्वेयर। तो एम वी स्क्वेयर यहाँ पर इक्वल हुआ 2 इंटू ई माइनस वी के। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम वी स्क्वेयर फ्रॉम इक्वेशन 30 इनटू दिस इक्वेशन देन वी कैन गेट, ठीक है। तो हमारे पास सिंपल इसकी वैल्यू भी यहाँ पर पुट करने से हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। ये वाली हमारे पास वेलोसिटी है, तो इसकी भी जब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास ये वाली आएगी। यहाँ पर एक एम वैसे ही है क्योंकि यहाँ पर एम स्क्वेयर था, तो एक एम की जगह पर हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, और जो एक्स्ट्रा एम हमारे पास मौजूद था वो यहाँ पर वैसे ही आएगा। तो सिंपल वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास है डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन -8 पाई स्क्वेयर एम डिवाइडेड बाई एच स्क्वेयर इंटू ई माइनस वी मल्टीप्लाई बाई साई दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू ओनली एक्स एक्सिस, मतलब कि ये सिर्फ एक डायमेंशन के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है। अगर हम 3 डायमेंशन के लिए इसको एक्सटेंड करना चाहें तो हमारे पास ये जो वेव फंक्शन होगा ये सिर्फ 3 डायमेंशन के ऊपर एक्सटेंड होगा, क्योंकि यही एक वेव फंक्शन है जो कि किसी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जो दूसरी टर्म्स हैं इनमें डायरेक्शन की कोई जो कैद नहीं होती। तो सिंपल हमारे पास जब 2 और हम एक्सिस को ऐड करेंगे तो जो 2 नए फंक्शन ऐड होंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी ये वाली। द बाय मेंशन इक्वेशन इज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, और यही हमारे पास पॉपुलर फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन होती है जो कि वेव इक्वेशन को फाइंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वेव फंक्शन है। द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड यूजिंग द फर्स्ट 3 पोस्टुलेट्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में उसका जो पहले 3 पोस्टुलेट्स हैं जहाँ पर एक इक्वेशन भी आएगी हमारे सामने, तो उनको यूज़ करते हुए हम श्रोडिंगर इक्वेशन को यहाँ पर ड्राइव करेंगे। दूसरे अल्फाज में वी कैन से दैट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज नथिंग बट द रीअरेंज फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसके तीसरे पोस्टुलेट के मुताबिक जब हम किसी वेव फंक्शन के ऊपर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अप्लाई करते हैं
जो कि टोटल एनर्जी का ऑपरेटर है, तो वो हमारे पास एक नया फंक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन की सिंपल फॉर्म होती है। अब हम उसी फॉर्म को यहाँ पर डिराइव करेंगे। इन ऑर्डर टू प्रूव द अबव क्लेम, कंसिडर ए सिंगल पार्टिकल हैविंग मास m। ओके, मास m का कोई पार्टिकल है दैट मूव्स विद द वेलोसिटी v इन द 3 डायमेंशनल रीजन। तो हमारे पास रीजन एक 3 डायमेंशनल रीजन है और वहाँ पर एक पार्टिकल विद मास m मूव कर रहा है। द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी कैन बी गिवन एज E इज इक्वल टू टी प्लस वी। तो E यहाँ पर टोटल एनर्जी है जो कि यहाँ पर दोबारा से अपीयर हो रही है, T यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है और V क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होती है। नाउ वी नो दैट जो हमारे पास एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू 1/2mv²। तो जब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास आएगा p² डिवाइडेड बाई 2m। तो यहाँ पर जो p क्या होगा, वो होगा लीनियर मोमेंटम फॉर द पार्टिकल्स अंडर कंसिडरेशन, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास p है, जो रो होता है, वो इक्वल होता है mv के। ठीक है, जब हम p² लेते हैं तो दोनों का जब स्क्वायर आएगा, जब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे कि m डॉट इसको ऐसे नहीं होगा, इसको मैं जब m से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो इस इक्वेशन के बराबर होगा, मतलब कि विद द डिवीजन ऑफ m। ठीक है, हमारी जो रो है, रो स्क्वायर जो है वो एम वी के इक्वल हो सकता है, m² के इक्वल होगा। तो सिंपल हमने इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज किया, तो यहाँ पर रो स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m है। फर्दर मोर एज वी नो दैट रो स्क्वायर और p² इज इक्वल टू, क्योंकि हम 3 डायमेंशन में पार्टिकल को कंसिडर करते हैं, तो वो 3 डायमेंशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो px² प्लस py² प्लस pz², where the rho x, rho y and rho z are the magnitude of the total linear momentum along x, y and z axis respectively. Now putting the value of the rho square from equation 4 into equation 3, तो हम यहाँ से इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास आएगा काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू रो x² प्लस रो v² y² प्लस रो z² डिवाइडेड बाई 2m। Now we put the value of kinetic energy from equation 5 into the equation 2, जो हमारे पास टोटल एनर्जी की इक्वेशन थी वहाँ पर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आएगी, इक्वेशन नंबर 6। यहाँ पर हमने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को पुट किया। हाउएवर फ्रॉम द सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वी नो दैट द एक्सप्रेशन फॉर लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर अलोंग 3 डिफरेंट डायरेक्शंस आर, ये वाला। तो दूसरे पोस्टुलेट के मुताबिक, जैसे कि हमने कहा कि हम पहले 3 पोस्टुलेट के यूज़ करते हुए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। दूसरे पोस्टुलेट के मुताबिक जो लीनियर मोमेंटम का ऑपरेटर है, ठीक है, वो h वो 2πi डेल्टा व डेल्टा x के बराबर होता है। तो x में इसकी वाली इक्वेशन होगी, जब y एक्सिस में इसकी इक्वेशन होगी तो वो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस होगा, और z एक्सिस में इसका जो मोमेंटम है लीनियर मोमेंटम, वो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस होगा, मल्टीप्लाई बाई h ओवर 2πi। h यहाँ पर क्या है, प्लांक्स का कांस्टेंट है। द ऑपरेटर ऑफ v, जो कि पोटेंशियल एनर्जी है, इज सिंपली इट सेल्फ ओके एज इट इज फंक्शन ऑफ पोजिशन कोऑर्डिनेट ओनली। तो क्योंकि जो v है वो बजाते खुद एक फंक्शन है पोजीशन का, तो ये अपना ही ऑपरेटर है। ऑपरेटर हम ऐसा कहते हैं कि जो कि ऑपरेटर का प्रोसीजर होता है जिसको हम किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से एक नया फंक्शन हमारे ऊपर हासिल होता है। ठीक है, तो ऑपरेटर सिर्फ एक फंक्शन होता है या प्रोसीजर होता है, तो v का प्रोसीजर v ही होता है, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, अब हमने यहाँ पर सिंपल काइनेटिक एनर्जी जो है, ठीक है, या तो लीनियर मोमेंटम, अब यहाँ पर हम इसको कहेंगे, इसका अब हम ऑपरेटर को यूज़ यहाँ करेंगे और इसका भी ऑपरेटर यहाँ पर इनपुट करेंगे। तो दोनों का ऑपरेटर इनपुट करने के बाद हमारे पास जो
इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरह से है कि 1/2m इंटू h/2 डेल्टा और डेल्टा एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, ठीक है, स्क्वायर वाली वैल्यू में। वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो स्क्वायर होने की वजह से ये स्क्वायर इसके बाहर आएगा और पूरी इक्वेशन का स्क्वायर होगा, और ये मल्टीपल होते हैं -1/2m के, तो प्लस यहाँ पे v वैसे ही आ जाएगा। अब क्योंकि हम टोटल एनर्जी को अप्लाई कर रहे हैं और ये प्रोसीजर होता है कि हमने कैलकुलेशन करनी कैसे है, तो हम यहाँ पर क्योंकि हमने ऑपरेटर्स को अप्लाई किया हुआ है, तो हमारे पास एक ओवरऑल ऑपरेटर आता है एच हैट का। इस एच हैट ऑपरेटर को हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं, जो कि बेसिकली किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी को डिफाइन करता है, या ये टोटल एनर्जी का ऑपरेटर होता है। सो एच हैट इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8π²m। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन को थोड़ा सा बस सिंपलीफाई किया हुआ है। तो मज़ीद सिंपलीफिकेशन के बाद हम इस इक्वेशन को यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। हमने डेल्टा स्क्वायर यहाँ पर इनपुट किया, सो विद डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा और डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा और डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा और डेल्टा जी स्क्वायर, और हम इसको कहते हैं लैप्लेसियन ऑपरेटर का, जो कि बेसिकली कोऑर्डिनेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फ्रॉम इक्वेशन 11 इनटू इक्वेशन 1, तो गिवन बाय द थर्ड पार्सुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी। थर्ड पार्सुलेट में क्या था कि हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है, वो किसी वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं हम, और वो फिर टोटल एनर्जी को ज़ाहिर करता है और एक नया फंक्शन हमारे पास हासिल होता है। ये बेसिकली क्वांटम स्टेट को किसी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। तो हम इस इक्वेशन में सिर्फ जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर था उसकी वैल्यू को इनपुट किया है। इसकी सिंप्लीफिकेशन के बाद, ठीक है, हमने इसको यहाँ से इस तरफ ले गए तो ये माइनस में हो गया, और जब हमने इस इक्वेशन को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन हमारे सामने आई। मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 थ्रू आउट बाई दी -8π²m डिवाइडेड बाई एच स्क्वेयर। तो जब हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी, और इसको जब हम मज़ीद थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास आएगी 8π²m डिवाइडेड बाई एच स्क्वेयर इंटू ई माइनस वी मल्टीप्लाई बाई साई प्लस 0, और ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट से हमारे पास डायरेक्शन के। दिस इक्वेशन इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर 3 डायमेंशनल सिस्टम, ठीक है। तो यही हमारे पास फॉर्म होती है श्रोडिंगर इक्वेशन की, जो कि तीनों एक्सिस में हमारे पास मौजूद होती है। इन द केस ऑफ 2 और मोर डायमेंशनल सिस्टम द फर्स्ट 3 टर्म्स कैन बी रिड्यूस्ड टू और 1। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर वाई एक्सिस पर प्रेजेंट नहीं है तो हम वाई को यहाँ पर से कट कर देंगे, बाकी क्वेश्चन यहीं पर रहेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल जेड भी नहीं है तो जेड भी यहाँ से सिंपली कट आउट हो जाएगा, और हमारी क्वेश्चन सिंपल से सिंपल होती जाएगी। सो ये हमारे पास श्रोडिंगर की एक वेव इक्वेशन है, ठीक है, जिसको आप मज़ीद स्टडी कर सकते हैं। द फर्स्ट 3 टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आर रिप्रेजेंटेड बाय द दिस फैक्टर, ठीक है, डेल्टा स्क्वायर फंक्शन प्रोनाउंस्ड एज द डेल स्क्वायर साई। तो अगर हम इसको डेल स्क्वायर स्क्वायर साई से जो है वो रिप्लेस करें तो हमारे पास ये वाली क्वेश्चन थोड़ी सी ईजी हो जाती है। तो यहाँ पर वी क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, जैसा कि आपको पहले मालूम था, और जो यहाँ पर डेल स्क्वायर है वो हमारे पास लैप्लेसियन ऑपरेटर होता है।